नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका बैंक 24 यूट्यूब चैनल पर। बहुत बहुत साथियों, आज फिर बाजार ने चकमा दे दिया। बाजार ने 25,500 के जो साइकोलॉजिकल लेवल है ना, उस पे आकर के फिर से घूम गया और परेशान कर दिया सब। सोने में भी 2000 के नरमाट देखने के लिए मिली, सोना भी 2000 सस्ता हो गया और चांदी के अंदर भी 8000 के आसपास की गिरावट देखने के लिए मिली। आज अगर बात करें एक बार को, तो 25,500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है, उसे गिरते के साथ ही जैसे उसको ब्रेक किया, तत्काल निफ्टी को बस एकदम से थरथरा के सारे, चाहे तुम्हारा एनटीपीसी हो, कोल इंडिया हो, जितने भी स्टॉक है ना, सब गिरने लगे। हुआ एकदम से ये कि थोड़ा सा बाद में नीचे से संभल के बंद हुआ। सेंसेक्स भी नीचे से संभल के बंद हुआ, बैंक निफ्टी भी। बल्कि अगर बैंक निफ्टी तो ओवर बोट जोन में है, अगर बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखोगे तो वो थोड़ा सा क्या है, ओवर बोट है। अगर निफ्टी का देखोगे तो निफ्टी काफ़ी ओवर शोल्ड है। एक और खोबा खड़ा हो गया है नया, जिस खोबे का डर था वो है ईरान। और अमेरिका और ईरान का तो है ही, उसके साथ में एक नया खोबा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान का है। दरअसल हुआ ये है, पाकिस्तान का एक जो, ये समझ लो कि रक्षा मंत्री मान लो या तो उनका कोई विदेश मंत्री मान लो, वो अफगानिस्तान में बैठा था और उसमें बैठे समय पे ही, जिस समय वो वहाँ बैठा था उसी समय पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। और हमला कर दिया तो अफगानिस्तान को ये बात ईगो हार्ट हो गई। बोले यार, तुम तो हमें ज़्यादा ही लाइटली ले रहे हैं। इनका थोड़ा सा इतिहास जब आप खंगालोगे ना अफगानिस्तान का, दरअसल अफगानिस्तान के अंदर ना सोवियत संघ का, यूएसएसआर, मतलब उस समय सोवियत संघ जो यूएसएसआर है ना, उसका हिस्सा एक तरह से मोनोपोली या समझ लो, या यही चलाता था, ऐसा समझ लो। अब इस केवल सोवियत संघ को दूर भगाने के लिए अमेरिका ने तालिबान, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे थे ना, जो तालिब ले रहे थे, पढ़ाई करने वाले बच्चों को उर्दू में कहा जाता है तालिब, तो जो तालिब लेने वाले बच्चे ना, उन्हीं को उन्होंने तैयार किया, तालिबान को। और इन्होंने हालांकि तुम्हारे रूस को तो मार के भगा दिया। फिर अब इनके अंदर ओवर कॉन्फिडेंस आ गया, इन्हें अमेरिका ने पाला पोसा था तो अमेरिका को, फिर इन्होंने बोला यार अमेरिका क्या खेत की मूली है हमारे सामने। फिर इन्होंने अमेरिका के साथ में अब तक लड़े 2021 में, जो पिछले कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप के, तो डोनाल्ड ट्रंप अपने हथियार पथियार सब वहीं छोड़ के चल दिए थे कि यार ठीक है, अब हम यहाँ पे पैसा वेस्ट नहीं कर पाएंगे। अब बात समझने की कोशिश करो, इनके अंदर कॉन्फिडेंस कितना नेक्स्ट लेवल का है। जिसने रूस को मार के भगाया हो, जिसने अमेरिका जैसे देश को मार के भगाया हो, भाई इनके अंदर तो मार के ही भगाया, समझ लो। ये तो तालिबान वाले तो यही सोचते हैं कि हमने मार के भगाया। वो बोलते हैं कि पाकिस्तान का सौदा क्या मार दो रहे, पाकिस्तान हमारे कैसे नजर में आ सकता है, इसकी तो औकात ही नहीं है हमारे से बात कर ले। तो हुआ यही है कि जिस समय पे पाकिस्तान के विदेश मंत्री अफगानिस्तान में बैठे थे, सेम उसी समय पे पाकिस्तान ने हमला कर दिया। वो पाकिस्तान ने हमला इस वजह से किया क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो जो रिसोर्सेस है ना, जहाँ पे चीन का अपने प्रोजेक्ट है, चीन काम कर रहा है, वहाँ पर चीन के लोगों को, बलूचिस्तान वाले जो लोग हैं ना, जो कि पाकिस्तान के अंदर ही है ना, वो लोग इसे मार रहे हैं, इनको मार रहे हैं। तो चीन ने ये बोल दिया कि अब पाकिस्तानी आर्मी पे भरोसा करना ठीक नहीं है। अब हमें लगता है कि पाकिस्तान को अपनी अगर हमारे जो प्रोजेक्ट है उन्हें कंप्लीट कराना है ना, उन्हें सुचारू रूप से चालू रखना है, तो अब हमें चीन की आर्मी भेजनी पड़ेगी। अब अगर ऐसा हो जाता है तो आगे आने वाले भविष्य में चीन उसको कोई मदद नहीं देगा, उसके हाथ में पहले ही कटोरा है। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, हम जो तालिबान है, तालिबान भी दो प्रकार के हैं। एक तो है तालिबान जो कि वर्तमान में सत्तारूढ़ अफगानिस्तान में सत्ता दल में है। एक है तुम्हारा तहरीक तालिबान। जो तहरीक तालिबान है ना, वो कट्टर मुस्लिम विरोधी है। अब जो पाकिस्तान के अंदर तहरीक तालिबान है, वो चाहता है कि हमारी सरकार आए। पाकिस्तान ने जो अभी एयर स्ट्राइक की थी ना, अभी आपने 2-3 महीने पहले एक न्यूज़ सुनी होगी कि पाकिस्तान ने अपने यहाँ पे अपने लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी और लगभग 10 से 15 लोगों की मृत्यु हो गई। वो अपने ही देश के अंदर तहरीक तालिबान है, उन लोगों के ऊपर एयर स्ट्राइक की थी और उन्हें मार के उसने अमेरिका को खुश कर दिया था कि हम आतंकवाद के सख्त खिलाफ हैं और हम भी आतंकवाद से दुखी हैं। जब पहलगाम वाला हमला हुआ था, तो जब पूरे विश्व के अंदर एक नैरेटिव चला कि पाकिस्तान आतंकवाद को पनाह देता है, जैसे सब जानते ही हैं, तो पाकिस्तान ने अपने ही देश के अंदर जो तहरीक तालिबान है ना, उनके ऊपर एयर स्ट्राइक करी और 10-12 लोग मार के, और वो यूनाइटेड नेशन में ले जाकर दिखा दे। क्योंकि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो अस्थायी रूप से अभी पाकिस्तान का समय चल रहा है, 2 साल तक रहेगा, उन्होंने दिखा दिया कि हम तो खुद परेशान हैं आतंकवादियों से। ये देखो हमारे यहाँ खुद आतंकवादी फैले बड़े हैं, हमने थोड़ी आतंक पाकिस्तान भारत में आतंकवादी भेजे। भारत के यहाँ तो आतंकवादियों ने हमला किया, लेकिन भारत ने वो हमला पाकिस्तान पे डाल दिया और पाकिस्तान के ऊपर एयर स्ट्राइक कर दी। और चूंकि फिर मैं आऊँगा, पूरी विषय पे आऊँगा। अब पहले जनेवा पे चलते हैं, नहीं तो क्या पूरा लंबा लंबा चौड़ा मैटर हो जाएगा। बोलेंगे आप शेयर बाजार की बात नहीं हुई, तहरीक तालिबान की होगी, पाकिस्तान की होगी, अफगानिस्तान की हो गई। तो अफगानिस्तान को एक कॉन्फिडेंस नेक्स्ट ही लेवल है।
बोलते हैं यार ये पाकिस्तान के दोस्त होता है क्या है। पाकिस्तान पे हाथ अमेरिका ने इसलिए रख रखा है कि इन केस जो भी जेनेवा में मीटिंग होने वाली है ना, उस मीटिंग में अगर बात नहीं बनती है इन केस, हालांकि अभी एक बयान सामने आया है तुम्हारा ईरान की तरफ से कि हम अमेरिका के साथ डील करने को लेकर के सीरियस हैं। इसका मतलब अब ईरान भी चाहता है कि डील करने में ही ज़्यादा बेटर है, नहीं तो नुकसान ज़्यादा होगा। अगर डील नहीं होती है तो पाकिस्तान के ऊपर हाथ रख रखा है अमेरिका ने कि आप अपने 30,000 सैनिक तैयार रखो, हो सकता है हमें अफगान ईरान के ऊपर कार्रवाई करनी पड़े। तो अगर ईरान के ऊपर कार्रवाई होगी तो सैनिक बनेंगे पाकिस्तान के। बात को समझने की कोशिश करना। अभी जनेवा में आज मीटिंग होने वाली है, लास्ट मीटिंग है ये, अमेरिका की और ईरान की। अब जिसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने लत्ते फाड़े थे वो तो डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ करा नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला था अगर मैं प्रधान राष्ट्रपति बन गया तो ऐसे 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 एक दिन में युद्ध रुकवा दूंगा, और रूस का और यूक्रेन का। और भाई 1.5 साल हो गए उसके राष्ट्रपति बने बस। और एक अभी फतूर नया चला, तुमने देखा होगा पहले जब डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया था तो ये बोला था कि अगर मैं युद्ध नहीं रुक पाता तो 10 बिलियन लोग मारे जाते, मतलब 10 लाख लोग मारे जाते। अब उनके दिमाग में एक अलग ही नेक्स्ट लेवल चल रहा, अब उसे बढ़ा के 35 कर दिया उन्होंने। मतलब वो अपने ही आंकड़े परफेक्टली याद नहीं कर पा रहे कि मैंने बोला क्या था। कभी बोलते हैं 10 लाख आदमी मर जाते, कभी बोलते हैं 20 लाख आदमी मर जाते, कभी बोलते हैं 35 लाख आदमी मर जाते, कभी बोलते हैं 50 लाख। मुझे लग रहा है ये धीरे 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 बढ़ा के ऐसे 1 करोड़ पे पहुंचा देंगे। बोले 1 करोड़ आदमी को जान मैंने बचा दी। सिंपल सा फंडा है। डोनाल्ड ट्रंप ना बुखरा गए हैं, पगला गए हैं। वो कुछ भी बोलते, कभी बोलते, क्या कर दे क्या नहीं कर दे वो उन्हें खुद को भी मालूम है। कारण ये है, आज है जेनेवा मीटिंग। जेनेवा मीटिंग है इसीलिए आज आपको देखने के लिए मिला कि जो वोल्टिलिटी इंडेक्स है ना, विक्स जिसे हम बोलते हैं, जो कि बाजार का एक पैरामीटर होता है कि बाजार हाई वोल्टिलिटी में है या लो वोल्टिलिटी में है। मतलब जब भी बाजार के अंदर हाई वोल्टिलिटी रहे ना, तो ये समझ लो कि किसी का बीपी, बीपी होता है शेयर बाजार का वोल्टिलिटी इंडेक्स विक्स। अगर किसी का बीपी है कभी एकदम से लो हो गया, कभी एकदम से हाई हो गया, तो वो क्या है, उसका बीपी हाई हो रहा है, इसका मतलब वो कभी भी कुछ भी हो जाएगा। तो बाजार के अंदर किसी तरफ भी मूव आ सकता है। अगर किसी भी समय आप ये देखो कि शेयर बाजार का जो विक्स है ना, अगर आपको शेयर बाजार के अंदर एक वोल्टिलिटी मापनी है कि बाजार कैसा चल रहा है, तो आप विक्स देख लो। अगर विक्स 13 के ऊपर चल रहा है तो समझ लो कि वोल्टिलिटी बनी हुई है। बाजार किसी भी तरफ मुंह दे सकता है, हो सकता है नीचे गिर जाए, हो सकता है ऊपर आ जाए। अभी आपने देखा बाजार 25,500 के साइकोलॉजिकल लेवल को नीचे की ओर तोड़ा और फिर नीचे से शार्प रिकवरी देखने के लिए मिली। तो कहने का मतलब ये है कि भाई अगर विक्स सही नहीं चल रहा ना, और अगर 10 से 12 के बीच में चल रहा है ना, तो समझ लो झूम झाम वाले स्टाइल में चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ठाक है। वोल्टिलिटी इंडेक्स आपको जान के आश्चर्य होगा कि जो कोविड काल के समय की बात है, वर्ष 2020 में, जो शेयर बाजार का वोल्टिलिटी इंडेक्स है ना, वो पहुंच गया था 200 पे। 200 मतलब कब क्या हो जाएगा कोई तय नहीं है। अनसर्टनिटी, कितनी अनसर्टनिटी फैली हुई है। अब अब 1 अप्रैल से सभी जो पेट्रोलियम मंत्रालय है ना, उसकी तरफ से खबर आ गई है कि 20% एथेनॉल सभी गाड़ियों के अंदर मिला के कंटिन्यू बेचा जाएगा। वो बेचना ही पड़ेगा, बोले क्योंकि देश के अंदर इंपोर्ट के जो बिल वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, एक्सपोर्ट के बिल उतने हैं नहीं। कि एक्सपोर्ट के बिल कम होने के कारण, इंपोर्ट के बिल ज़्यादा होने के कारण थोड़ा सा एथेनॉल की मात्रा बढ़ा देंगे। 20% कंटिन्यू सबको करना ही पड़ेगा। अब वो ठीक है, इंजन 15 साल चलता है, 10 साल चलेगा, ये सब चीज़ तो चलती रहेगी। कल अगर बात करें FII DII की, तो कल विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भी खरीदारी करी और DII ने भी खरीदारी करी। तो आखिर बेचा किसने है? बेचा है रिटेल निवेशकों ने। अल्टीमेटली जिस तरीके से बाजार के अंदर ना वोल्टिलिटी हो रही है ना, आदमी डिसीजन नहीं ले पा रहा कि क्या है। अभी जैसे मान लो उदाहरण से समझो, कोई स्टॉक है 440 पे चल रहा है ना, हो सर खरीदने बेचने कोई राय नहीं, मैं कोल इंडिया की बता रहा हूँ। आपके पास में 1,000 शेयर है, 440 पे चल रहा, आपने बोला और बेचा 430 पे आ गया एकदम। ये काय के कारण है? विक्स के कारण है। आपको लगे यार कि अच्छा रहता है बेच देता, 10 रुपये मिल जाते, 1,000 शेयर थे तो 10,000 रुपये मिल जाते। हो सकता है ना यार, 440 पे आपने बेचा, नीचे आ गया 430 पे, वहाँ खरीद लिए तो 10 रुपये प्रति शेयर मिल गया आपको, तो 10,000 रुपये मिल गए। तो हाई वोल्टिलिटी के कारण ऐसा होता है जनरली। IRFC की आज लास्ट डेज है। अभी आने वाले समय में हो सकता है कि और भी कुछ कंपनियों के अंदर जो ऑफर फॉर सेल के जरिए सरकार अपना हिस्सा बेचे। सरकार के समय अभी जिस तरह से आपने जो इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की सीमा को 10 40% से 100% कर दिया गया है, उससे क्या होगा, उससे देश के अंदर कंपटीशन बढ़ेगा।
कंपटीशन बढ़ेगा तो हमें आपको एक तरह से इंश्योरेंस सस्ता मिलेगा। सस्ता कब, कोई वस्तु कब मिलती है? सस्ती वो वस्तु तब मिलती है जब उसके देश के अंदर कंपटीशन हो। मतलब कोई सामान मैं 10 रुपए का बेच रहा हूँ और सामने वाला 8.5 में बेच रहा है, सामने वाला 9 में बेच रहा है, तो उस स्थिति में तो कंपटीशन में ये हो जाता है कि यार आदमी अच्छी क्वालिटी कौन दे रहा है, पहले ये देखो। बेटर क्वालिटी, बेटर आप क्लेम सेटलमेंट रेशो किसका है, बेटर आप पैसा अगर जमा करा रहे हो या अपना कोई क्लेम डाला है तो क्लेम कितनी जल्दी पास होके आ रहा है। हालांकि इनके फायदे भी है। देखो जब 1992 में प्राइवेट एलपीजी इन्फॉर्म हुआ था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उससे पहले क्या हुआ करता था, ज़्यादातर सरकार के अधीन हुआ करती थी सारी कंपनियां। अगर कंपनी को विदेश से कोई चीज़ खरीदनी या बेचनी थी ना, तो पहले आपको सरकार से परमिशन लेनी है। यही कारण था कि इतना ज़्यादा इनोवेशन हुआ नहीं भारत में। फिर 1992 के बाद जब प्राइवेट कंपनी आई, उसके बाद से देश के अंदर विकसित विकास आने लगा। अब कारण है, देखो आज हमारे यहाँ एलजी, पैनासोनिक, सैमसंग, जितनी भी कंपनियां हैं ना, या ये सब उसी के कारण तो रेडमी का मोबाइल रियलमी है ना, वन प्लस है, एप्पल है, ये विदेशी कंपनियां हैं। अगर हम मान लो प्राइवेट को नहीं एंटर करते कि हम अब अपना 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 खाएंगे, अपना बनाएंगे, तो आज घोड़े तांगे से चल रहे होते। भाई आज तुम्हारे देश के अंदर अगर मेट्रो चली है तो मेट्रो किसी की देन तो है ना। उनने वर्ष 2000 में शीला दीक्षित ने चलवाई थी, और जापान के सहयोग से चली थी कि भाई चलो आप 20 साल तक इसका पैसा लेते रहना। आज अगर तुम्हारे देश के अंदर बुलेट ट्रेन चल रही है तो बुलेट ट्रेन में जापान का योगदान है। जापान तुम्हें 2 बुलेट ट्रेन फोकट में दे रहा है, और जितनी कॉस्ट आ रही है तुम्हारी बुलेट ट्रेन की, उसकी 80% तुम्हें 0.1% पे ब्याज पे दे रहा है। तो अल्टीमेटली जब भी देश के अंदर इस तरह की सिचुएशन बनती है ना, तो देश को लंबे समय में फायदा ही होता है। हो सकता है शॉर्ट टाइम में आपको देखने के लिए मिले कि यार नहीं ये नुकसान है, पर लंबे समय में फायदा रहता है, इतना आप मान लो। देश अभी बात कर रहे हैं ना बाजार की, तो वोल्टिलिटी क्यों बनी है? वोल्टिलिटी के कारण ये है कि ना तो अभी ईरान से को लेकर के कोई सहमति बनी है, और इन दोनों के नेचर को जानते हैं कि ये कब कुर्सी खोजने लगे, कब ये धन सुबान निकाल लें। अभी थोड़ी देर में तीर कमान निकाल कर बैठ जाएंगे, बोले हमने मिसाइल के लिए रेडी कर दिया, अपने रेडी टू फायर है हमारा। फिर बोल देंगे चलो कुर्सी टेबल ले लो, बैठ कर बात कर लो। इस तरह का जब माहौल रहेगा ना, तो वो पैनिक वाली स्थिति रहेगी, डिसीजन नहीं ले पाता ना आदमी, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। और आज अगर गिरने की बात करें तो आज तुम्हारा जो शेयर कल चढ़े थे वही गिरे। आज अगर डाउजोन, नेस्डेक, S&P 500 की बात करो, तो कल तो वे अच्छे खासे मतलब तेजी के साथ में कारोबार किया उन्होंने, लेकिन आज वो जैसे ही देखने के लिए लगा ना कि नीचे आ रहे हैं, मतलब ऊपर से, क्योंकि डाउ फ्यूचर दिखता है ना, जैसे हमारे यहाँ गिफ्ट निफ्टी है, ऐसी वहाँ डाउ फ्यूचर है। डाउ फ्यूचर दिखा 50 पॉइंट नीचे है, फिर 100 पॉइंट नीचे है, तो जैसे 100 पॉइंट नीचे दिखा हमने थर थर मोतने लगे, हम फिर धड़ाम नीचे, फिर एकदम से हरे में आ गई, तो हमने नीचे से शार्प रिकवरी दे दी। अल्टीमेटली विश्व में क्या होने वाला, विश्व की व्यवस्था पे हम अभी रिएक्ट कर रहे हैं। अभी हमारे पास में कोई ऐसा खास इवेंट है नहीं। हमारे पास जो बजट का वो तो निकल चुका, जो हमारे नतीजे थे, रिजल्ट सेशन था, वो भी निकल चुका। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी की बैठक थी, वो भी निकल चुकी। ऐसा कोई हमारे पास में इवेंट नहीं बचा जिसके ऊपर हम रिएक्ट कर रहे हैं। अब अगर 100% रिएक्ट कर रहे हैं, तो अब हम रिएक्ट कर रहे हैं पूरे ग्लोबल के कारण। आज अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस शेयरों में आज तेजी देखने के लिए मिली। उसके पीछे कारण दो तीन है। पहला तो आता है तुम्हारा इसराइल से निकल के, इसराइल के साथ में भारत की हो गई डिफेंस डील, और डिफेंस डील हो गई है उस पर जिस तरह से इसराइल के पास में आयरन डोन है। आयरन डोन क्या करता है, अगर आपने मिसाइल मारी ना, तो वो पहले से डिटेक्ट करके वहीं ऊपर आकाश में मार के गिरा देता है। तो इसी तरीके से आयरन डोन को इंडियन आर्मी की ओर दे दिया जाएगा, जिससे भारत की जो सेनाएं हैं ना, उनकी सुरक्षा की जा सके। तो पहला तो ये हुआ कि इससे बेनिफिट है जो डिफेंस से रिलेटेड कंपनियां की, अगर डिफेंस डील हुई है तो काम तो डिफेंस की कंपनी ही करेगी ना। भैया सपोज करो कि तुम्हारा बीकानेर हलवाई की दुकान है, अब तुम हलवाई का काम करते हो, तो कोई तुम टेलर से थोड़ी मिठाई बनवाओगे, मिठाई तो हलवाई से बनवाओगे ना। तो इसीलिए डिफेंस वाली कंपनियों के अंदर तेजी देखने के लिए मिली। तो एक खबर आई है अच्छी वाली फ्रांस से। फ्रांस से खबर ये आई है कि फ्रांस ने क्या किया है कि भारत को जो कुछ कागजी कार्रवाई, जो हमारे 114 रफेल विमान लेने थे ना, जो 24 विमान रेडी टू फाइट आने थे, और 90 विमान जो है यहाँ से यहीं आके वो बनने थे, तो उनको लेकर के फ्रांस ने बोला है कि आप जल्दी इनको जो कागजी कार्रवाई है वो पूरी करो, और जल्दी आकर के मामले को सॉर्ट आउट करो। तो एक बेनिफिट ये भी रहा। अल्टीमेटली बाजार के अंदर पैनिक ना करें, जो भी कुछ खरीदी या बिक्री करना है ना, वो अपने वित्तीय सलाहकार से पूछ के ही करें, क्योंकि बाजार ना
वो कहते हैं किस करवट उठ बैठ जाएगा, अभी ऐसी स्थिति चल रही है, कब क्या हो जाएगा कोई तय नहीं है। अभी पता चले ईरान की जो जनेवा में बात चल रही है, बोलो बात होगी, डील होगी, कल बाजार तुम्हें 200 पॉइंट ऊपर मिलेगा 100%। अगर पता चले कि ईरान ने माने मना कर दिया, उधर अमेरिका ने बोल दिया कि तुम एक काम करो, अपने हमला कर दो, किससे, जो उनका इब्राहिम लिंकन तुम्हारा बड़ा एयरक्राफ्ट है, इन्होंने हमला कर दिया। इधर से रूस ने बोल दिया कि मेरा बूस्टर पावर प्लांट है, आपको देख लेना, हल्के में मत लेना। तो इधर से पता चला चीन ने बोल दिया, बोले मेरे भी एसिड है, हमने बोल दिया कि हमारा भी 4 बार बंदरगाह है, तो मामला भी बड़े लेवल पे पहुंच जाए। तो इसीलिए बहुत कोशिश रहें, सावधान रहें, अलर्ट रहें। आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, जो भी क्वेरी है उसे कमेंट बॉक्स में जाके पिन करें। शेयर मार्केट में काम करते हो तो बिना वित्तीय सलाहकार के मत आना, नहीं तो नुकसान कर लोगे। धन्यवाद, थैंक यू।